हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मतलब 6th सेंचुरी बीसीई के मगध साम्राज्य के उत्कर्ष मतलब राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में देखेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि कैसे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है। मगध राज्य का विस्तार पहले जान लेते हैं। वर्तमान दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले में मगध राज्य का विस्तार था और इसके नॉर्थ में गंगा नदी, इसके साउथ में विंध्य पर्वत, इसके ईस्ट में चंपा नदी और इसके वेस्ट में सोन नदी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का क्या कारण था? तो मगध साम्राज्य जो है वो आज के गंगा नदी और सोन नदी के दो नदियों के बीच का जो तराई क्षेत्र होता है उसमें मगध क्षेत्र था और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुकी थी। और जो लोहे की माइंस हैं जो आज के झारखंड में पड़ती है लेकिन तब के मगध साम्राज्य के पास थी, वो औजारों और हथियारों के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराती थी। जो वहां की आर्मी थी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट एलिफेंट यानी हाथी था और वो मगध के जंगलों में पाए जाते थे। गंगा और उसकी जो सहायक नदी हैं उनकी वजह से उस वक्त बहुत ही चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब काफी सस्ता और सुविधाजनक संचार का साधन था। और इस वजह से चूंकि वहां कृषि ज्यादा थी, लोग ज्यादा टैक्स भरते थे, यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादा टैक्स देते थे, तो इस तरह से राजा के पास फंड बहुत ज्यादा था और राजा अपनी आर्मी और बाकी एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे बढ़ाता गया। और इस तरह मगध साम्राज्य जो बाकी महाजनपद थे उन सभी 16 महाजनपदों में बहुत आगे निकल चुका था और बहुत शक्तिशाली हो चुका था। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो मौर्य वंश पर आधारित होगा और उसके बाद गुप्त वंश पर आधारित वाले वीडियो को भी रिलीज करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको नंद वंश तक की कहानी बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वन लाइनर्स हैं वो सब के सब मैं इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट या किरात शब्द का उल्लेख किया गया है। मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले जो वंश थे, प्रमुख वंश, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले था बृहद्रथ वंश, उसके बाद आया हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य और फिर शुंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं: बहशी नमौसु, ब से बृहदत्त, ह से हर्यक, शी से शिशुनाग, न से नंद और मौर्य से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश। तो बृहद्रथ वंश, महाभारत और पुराण के अनुसार मगध के सबसे पहले राजवंश जो थे वो थे बृहद्रथ वंश और उसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज में थी और इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के पुत्र जरासंध को भीम ने मारा था। फिर है हर्यक वंश। हर्यक वंश में 3 राजा बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर वाले थे, बहुत ही साम्राज्यवादी थे और ये तीनों कौन थे? बाऊ करके याद रखेंगे आप, BAU। हर्यक वंश में BAU राजा थे। B से बिंबिसार, A से अजातशत्रु और U से उदयन। इस हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। ये 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व मतलब 544 BCE से 412 BCE तक चला। पहले ये बता दूं कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु का बेटा उदयन था और इन सब ने अपने अपने फादर की हत्या की थी और इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और हत्या करके वो लोग राजगद्दी पर बैठते थे और शासन करते थे। तो जानते हैं पहले बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने 544 BCE से लेकर 493 BCE तक मतलब 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई, राजगृह जिसको राजगीर के नाम से भी जानते हैं। 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना करने वाला बिंबिसार इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे ताकतवर राजा था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा गया था। महात्मा बुद्ध का समकालीन बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था और अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगृह में बनाई थी। बिंबिसार इंडियन हिस्ट्री में रेगुलर और परमानेंट आर्मी यानी स्थायी सेना रखने वाला पहला नॉन शासक था, नॉन रूलर था। कोसल साम्राज्य की राजकुमारी कौशल देवी जो प्रसेनजित की बहन थी, उनसे बिंबिसार का विवाह हुआ और वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बेटी चेलेना से भी बिंबिसार का विवाह हुआ। मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी बिंबिसार का विवाह हुआ और महात्मा बुद्ध की सेवा में और बाद में अवंती के राजा चंड प्रद्योत महासेन को जब पीलिया रोग हो गया था उस समय भी बिंबिसार ने जीवक नामक राजवैद्य जो थे उनके राजवैद्य उनको इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग प्रदेश जीत लिया था और मगध साम्राज्य का अंग बना लिया था अंग प्रदेश को।
मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में हुआ था, लेकिन याद रहे कि बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के विस्तार की कहानी शुरू की थी और जो विस्तार का अध्याय है यह अंग विजय से शुरू हुआ था जब उन्होंने ब्रह्मदत्त को हराया था। विनय पिटक में लिखा है कि बिंबिसार ने वेणुवन नाम के गार्डन को बौद्ध संघों को दे दिया था और दिग्निकाय में लिखा है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की सारी इनकम दान में दे दी थी। बिंबिसार की हत्या करके उनका बेटा अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक बना और उसने 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक मतलब 493 बीसी से 461 बीसी तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में। उसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे महाकश्यप, जहां पे विनय पिटक और सुत्त पिटक को कंपाइल किया गया था। यह बुद्ध की शिक्षाएं थी और काशी और बज्जी के साथ 16 साल तक अजातशत्रु का संघर्ष चला और इन्हें भी बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वाजिरा की शादी मगध के शासक अजातशत्रु से कर दी थी और फिर से काशी पर उसका अधिकार स्वीकार किया था। ये माना जाता है कि अजातशत्रु युद्ध में इसलिए विजयी होता था क्योंकि उसके पास दो अच्छे हथियार थे। वो कौन थे? एक था महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाला वार मशीन था और दूसरा रथ मुसल था जिसको रथ में लगा देते थे। वो एक गदा होता था और इससे एक बार कई सैनिकों को मारा जा सकता। अजातशत्रु की हत्या करके उसका बेटा उदयन 461 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र आज का पटना है और इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस राजा ने पहली बार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया तो आप आंसर करेंगे उदयन। उदयन जैन धर्म को मानता था। इसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स हुए जैसे अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और इसका शासन कुछ खास नहीं रहा था। इसके शासनकाल में जनता में बहुत ही अव्यवस्था फैल चुकी थी और नागदशक के जो अमात्य थे नाम था शिशुनाग, उन्होंने नागदशक की हत्या कर दी और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जानते हैं शिशुनाग डायनेस्टी मतलब शिशुनाग वंश के बारे में जो 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चली, 412 बीसी से 345 बीसी तक। तो शिशुनाग वंश के राजाओं को ऐसे याद रखते हैं शिक्का। शिक्का इसीलिए क्योंकि सी से शिशुनाग और का से कालाशोक। तो शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित कर ली और वैशाली कहाँ है? आज का हाजीपुर है जो पटना के पास पड़ता है। शिशुनाग ने अवंती को मगध का हिस्सा बना लिया और चूंकि अवंती का वत्स पर पहले से ही अधिकार था तो इस तरीके से अवंती और वत्स दोनों पर शिशुनाग का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कॉमर्स और ट्रेड का एक नया गेटवे खुल गया, एक नया मार्ग मिल गया और इस तरह से पटना का व्यापार वाणिज्य के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में एक नया मार्ग मिल गया। इसके बाद है कालाशोक जो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक मतलब 394 बीसी से 366 बीसी तक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा रहा। वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और फिर से उसने अपनी राजधानी वैशाली से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र मतलब पटना बना ली। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं और कालाशोक के समय में ही 383 ईसा पूर्व मतलब 383 बीसीई में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे साबकमी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 345 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मतलब 345 बीसी से 322 बीसी तक शासन किया। नंद डायनेस्टी जो है वो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहलाती है। इसके राजा क्षत्रिय वर्ग से नहीं थे। महापद्म नंद जो है उसने 345 बीसी से 329 बीसी तक शासन किया। महापद्म नंद ही नंद वंश का संस्थापक था और इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कली का अंश, दूसरे परशुराम का अवतार, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये सारी उपमाएं इसी को दी गई थी। एक छत्र शासन की स्थापना इसने की और इसे एकराट की उपाधि भी मिली। सबसे पहले कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला महापद्मनंद ही था और कलिंग में उसने एक नहर का निर्माण भी करवाया था, एक कैनल भी बनवाया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख भी किया गया है। उसने जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा ली और अपने साथ ले आया और जो ग्रामरियन थे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि, ये महापद्मनंद के मित्र थे, फ्रेंड थे।
नंदकाल में ही वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म हुआ था। कल्पक की सहायता से महापद्मनंद ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इसके बाद है धनानंद। धनानंद जो है उसने 329 बीसी से 322 बीसी तक मतलब 329 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। धनानंद ने जनता पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे और उस वक्त धनानंद का सेनापति भद्रशाल था। धनानंद के जैन अमात्य शक्ताल और स्थूलभद्र थे। इनके समय में मैसिडोनिया जो कि आज के ग्रीस में है, जिसको हम लोग मकदूनिया भी कहते हैं, ये यूनान में पड़ता था। और इसके सिकंदर, जिसको हम इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ कर दिया था और भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था धनानंद के शासनकाल में। तो उस वक्त पुरु के राजा पोरस थे, उन्होंने सिकंदर के साथ में लड़ाई की और ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई। और इस लड़ाई में सिकंदर का जो मिलिट्री कमांडर था वो था सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर 325 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के तट से वापस लौट गया क्योंकि उसकी सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जो हिस्ट्रियन है, प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ, उन्होंने लिखा है सिकंदर आंधी की तरह आया और वापस चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। सिकंदर के बारे में जरा बता दूं, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया मतलब मैसिडोनिया के शासक बने थे और उनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर की मृत्यु 33 साल की अवस्था में यानी 33 ईयर्स की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में 323 बीसीई में बेबीलोन जो मेसोपोटामिया का शहर था, जो आज के इराक में पड़ता है, वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर का जो नेवी कमांडर था उसका नाम था निर्याकस और सिकंदर का जो सबसे प्यारा घोड़ा था नाम था बहुकेफला, जिसके नाम पर झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नाम का एक नगर भी बसाया गया था। धनानंद ने उस वक्त के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था, उनको धनानंद ने अपमानित किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।